ठीक है, अश्विनी दुबे जी जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी दुबे जी, आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है कि कोई ऐसा प्रावधान सरकार और राज्य नहीं कर सकती, या अगर ऐसा करती है तो ये आर्टिकल 44 का उल्लंघन होगा? और क्या यूसीसी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करने जैसा है क्या? नहीं, देखिए प्रत्युष भाई, एक चीज बड़ा क्लियर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसमें हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं उनको भी हटाया जाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी जगहों पर जो कुरीतियां हैं उनको हटा करके एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाएगा, जो लॉ विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्र को कवर करेगा। पॉइंट नंबर 2, आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जिस समय डिबेट चल रही थी संविधान सभा की मीटिंग में, उस समय आर्टिकल 44 को उस समय के हमारे संविधान मेकर्स ने इसीलिए छोड़ा कि क्या कारण रहे होंगे उस समय कि जब अंबेडकर के सामने या और जो संविधान सभा में सदस्य थे उनके सामने बात आई होगी कि वो आर्टिकल 44 को संविधान में कह के कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यों के विजडम पर हम छोड़ते हैं कि जब समय आएगा तो हम करेंगे। और इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 44 संविधान के मूल भाग में है और यह कहता है नीति निर्देशक तत्वों में कि स्टेट शैल मेक एंडिवर टू मेक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन्स। पॉइंट नंबर 4, धर्मनिरपेक्षता अगर वास्तव में प्रोपोगेट करना है और उसका पालन करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको लाना पड़ेगा। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है तो संविधान की मूल प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका उल्लंघन हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, ये तो हो गई संवैधानिक बात, समय समय पर चाहे शाहबानो का केस रहा हो, शायरा बानो का केस रहा हो, अश्विनी उपाध्याय का केस रहा हो, ट्रिपल तलाक मैटर रहा हो, जान वलवत्तम का केस रहा हो, गोवा के शाइनिंग एग्जाम्पल को कहते हुए रहा हो, चाहे सरला मुदगल का केस रहा हो, बार बार कहा कि सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में क्यों नहीं लागू कर रही हैं। उसके अलावा इस देश में 2 तरह के कानून है। संविधान व्यक्ति और व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता, महिला और महिला में भेदभाव नहीं करता, रेस के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो इसी देश में प्रत्युष भाई 2 तरह के कानून, एक कानून लेकिन अश्विनी दुबे जी इसमें एक पॉइंट उठाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। वो कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में, ठीक है वहां पर पहल हो गई है, अगर ये कानून सरकार की तरफ से पास भी हो जाता है तो ये कोर्ट में जाके लटक जाएगा, क्योंकि फिर वहां पर होगा कि हमारे जो देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें हमें धार्मिक आजादी दी गई है, ये तो उसके खिलाफ हो जाएगा। ओवैसी जी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये बात कहने का, लेकिन मैं फिर पूरे आदर के साथ कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ा गया। अब बताइए प्रत्युष भाई, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर कानून, माने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू क्यों नहीं करते, तो किस बेसिस पर और किस आधार पर, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू करिए, तो किस बेसिस और किस आधार पर वो चैलेंज होगा? अब 5, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो अगर मान लीजिए उत्तराखंड जो भी पायनियर स्टेट बन रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने में, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य के नागरिकों के लिए लाता है, तो गोवा में पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से बड़ा इफेक्टिवली यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन हो रहा है प्रत्युष भाई। आज तक कोर्ट ने कभी चैलेंज नहीं किया। तो अब जो लॉ मेकर्स, अब एक और बात, जस्टिस रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की ही जज हैं, जो उस कमेटी की चेयरपर्सन हैं, जिनकी अगुवाई में पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ है। तो ये सब तो एक गिमिक है, पॉलिटिकल अपीजमेंट की बात है। परंतु मैं फिर एक बात कहूंगा कि अंबेडकर ने खास तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिकल्पना कही थी, और कहा था, कब कहा था, जब 1948 में यह बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है और इसलिए चाहिए ताकि भारत में एक रूपता आ सके।